हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेप्रोसी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या इसका इंट्रो यदि किया जाए कि लेप्रोसी क्या है, तो ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा होता है और ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है। और इसमें दिक्कत क्या होता है, इसका मतलब क्या करता है, तो ये पेरिफेरल नर्व डैमेज करता है, ठीक है, और उसके कारण डिसेबिलिटी हो जाता है। यदि उसमें मतलब एक क्रोनिक है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक होने के बाद ये होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत दिनों तक का होता है, करीब करीब साल तक पता नहीं चलता है कि लेप्रोसी है। तो इसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये भी बहुत लंबे वक्त तक चलता है और इसमें पेरिफेरल नर्व का डैमेज हो जाता है। इसमें जो ड्रग्स वगैरह जो यूज करते हैं वो कौन सा ड्रग होता है, तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिजीज। अदर नेम क्या है? हैंसन डिजीज, जो कि डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर G.A. हैंसन के द्वारा। और फिर से हम यदि बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या हम बोल सकते हैं, तो ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबे वक्त तक होता है, करीब साल तक। और ये मोस्टली किस चीज़ को अफेक्ट करता है? स्किन को और पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करता है। और यदि इसमें दिक्कत क्या है कि यदि इसको नहीं ट्रीट किया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रोग्रेसिव है, और ये टाइम के साथ जो है एक डिसेबिलिटी को क्रिएट कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है? तो एसिड फास्ट बेसिलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो उसका जो ग्रोथ रेट है, जो कि हमने पहले ही बात कर चुका है, तो कि ग्रोथ रेट क्या है? वेरी स्लो है, वेरी स्लो। और ये इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है और समटाइम्स ईयर्स तक जाता है। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? तो ट्रांसमिशन होता है वाया ड्रॉपलेट फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द अनट्रीटेड केसेस। मतलब यदि किसी को लेप्रे है और उसके साथ हम लंबे टाइम तक कांटेक्ट में है, फ्रीक्वेंट कांटेक्ट हो रहा है उसके साथ, या फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा क्या, ड्रॉपलेट, या फिर खांसी वगैरह से, मतलब यदि स्पुटम वगैरह के कारण भी मतलब हमारे में ट्रांसमिशन हो सकता है। और ये क्यूरेबिलिटी कैसे है, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? इसका क्यूरेबिलिटी है मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये WHO जो है क्लासिफिकेशन किया है लेप्रे का, तो उसको दो ग्रुप में रखा है। एक है पॉसीबैसिलरी लेप्रे और एक है मल्टीबैसिलरी लेप्रे, ठीक है। पॉसीबैसिलरी लेप्रे मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत कम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और इसमें शॉर्ट टाइम के लिए MDT कोर्स को अप्लाई किया जाता है। मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी जो दिया जाता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। मगर जो मल्टीबैसिलरी लेप्रे है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब उसमें बैक्टीरिया लोड बहुत ज़्यादा होता है और वो रिक्वायर्स अ लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव MDT। मतलब उसमें मल्टी ड्रग थेरेपी जो देते हैं वो लंबे वक्त तक देते हैं। वो भी देखेंगे कि जो उसका मेडिकेशन है वो क्या है, आगे देखेंगे, अभी के लिए छोड़ते हैं। पॉसीबैसिलरी लेप्रे, ठीक है। पॉसीबैसिलरी लेप्रे का डायग्नोस्टिक फीचर क्या है कि स्किन लीजन है और ये 1 से 5 स्किन लीजन होते हैं टोटली। और पॉसीबैसिलरी लेप्रे जो होता है वो कैसे हमें पता चलेगा, तो एक हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूले होते हैं। मतलब यदि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो B करके ये जो स्लाइड दिया हुआ है, ये फोटो है, उसमें देख सकते हैं कि बीच बीच में मतलब पिगमेंटेशन थोड़ा कम है, उजला उजला लग रहा है थोड़ा।
आप जैसे इसके पीठ पे देख रहे हैं कि पीठ सही है मगर धीरे उसमें एक बीच में हाइपोपिगमेंटेशन है, मतलब उजला सा थोड़ा लग रहा है, तो वही क्या है आपका वो है हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, जो कि लाइटर है देन द सराउंडिंग स्किन से ज़्यादा लाइट है। और सेंसेशन क्या है कि इसमें क्या होता है कि लॉस होता है या फिर डिक्रीज होता है स्किन सेंसेशन विद इन द लीजन, यानी कि स्किन का जो सेंसेशन है वो भी कम हो जाता है। और इसमें नर्व थिकनिंग होता है, ये भी हम देखेंगे कि नर्व कैसे थिकन वगैरह हो जाता है। और इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि देखिए कौन कौन सा पार्ट जो है इसमें, मतलब कौन कौन से नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट एरिया में लेप्रे की केस में, तो वो है, देख लीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, जूम। एक सेकंड, हाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए रेडियल नर्व है, यहाँ पे सुप्रा और वाइटल है, यहाँ पे ये वाले नर्व को इन्वॉल्व करता है लेप्रे के केस में। ये है सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व है, ये सर्वाइकल नर्व है, यहाँ पे ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है, यहाँ पे सुप्रा क्रेविकुलर नर्व है, यहाँ पे रेडियल नर्व है, यहाँ पे मीडियल नर्व है, मतलब डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नर्व को इन्वॉल्व करता है और वहाँ पे उसका थिकनिंग हो जाता है उस नर्व का। जैसे यदि पैर में देखें तो वह है सूरल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व और कॉमन पेरोलियल सेंटर और रेडियल कुटेनियस नर्व, ये सब जो है इसमें थिकनिंग हो जाता है। अब इसको रहने देते हैं आज के लिए, ये तो इतना हो गया। आगे चलते हैं स्लाइड में थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला स्लाइड चलते हैं। इसमें क्या है कि जो मल्टीबैसिलरी लेप्रे है उसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है कि मोर देन फाइव स्किन लीजन होता है ऑन अ सिंगल नर्व ट्रंक इन्वॉल्वमेंट रिगार्डलेस ऑफ स्किन लीजन, मतलब उसमें 1 से 5 होता है मगर इसमें 5 से ज़्यादा स्किन लीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अपीयरेंस क्या होता है कि प्रेजेंट विथ थिकन एंडेमिक मैक्यूल्स और प्लेग एंड नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व, इसमें जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है नर्व का थिकनिंग हो जाता है कॉमन एंड वाइड स्प्रेड, नर्व का इसमें भी थिकनिंग होता है और ये कॉमन नर्व थिकनिंग जो है कॉमन भी है और ज़्यादा दूर तक, मतलब वाइड स्प्रेड मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब टाइप ऑफ लेप्रे ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल बेसिस पे लेप्रे का कितने टाइप हैं, तो वो है 2 टाइप का, एक होता है लेप्रोमेटस लेप्रे, एक होता है ट्यूबरकुलाइड लेप्रे। तो लेप्रोमेटस लेप्रे जो होता है उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। इसके आगे चलते हैं, तो लेप्रोमेटस लेप्रे की बात करें तो उसमें क्या है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। उसके कारण क्या होता है रैपिड डिजीज प्रोग्रेशन, मतलब अलग अलग डिजीज जो होता है वो यदि हमारा इम्यूनिटी ही ख़राब हो गया तो डिफरेंट डिजीज़ का प्रोग्रेशन जो होता है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, या फिर कोई भी डिजीज़ जो है हमें जल्दी हमारे को हो जाएगा। और ये कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, बाइलेटरल स्किन लीजन होता है, दोनों तरफ होता है, बाइलेटरल, यूनिलेटरल नहीं है लेप्रोमेटस लेप्रे। और मल्टी बेसिलरी लेप्रे जो होता है ग्रुप जिसमें क्या होता है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस एंड बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रे एक होता है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, और एक होता है बॉर्डर लाइन लेप्रेसी होता है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं मल्टीबैसिलरी लेप्रे के अंदर। फिर ट्यूबरकुलाइड लेप्रे और पॉसीबैसिलरी लेप्रे। ठीक है, ये देखिए ट्यूबरकुलाइड लेप्रे जो होता है उसी को क्या बोलते हैं लो बैक्टीरियल लोड
वाले को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलाइड लेप्रे बोलते हैं। इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है इंटैक्ट रहता है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंट पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्किन लीजन। इसमें पेरिफेरल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड स्किन लीजन, अब फ्यू स्किन लीजन भी प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल नर्व का मतलब क्या होता है कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के अलावा जितने भी नर्व हैं, मिड से हट के जितने भी नर्व हैं वो होते हैं पेरिफेरल नर्व। अब बेसिलाई जो होते हैं रेयरली सीन होते हैं इसमें इन दिस लीजन। बेसिलाई जो होते हैं बहुत कम इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि बैक्टीरियल लोड ही कम है इस कारण। और पॉसिबेसिलरी लेप्रे में जो होता है इसमें 3 तरह के होते हैं, एक होता है टीटी, एक होता है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रे, एक होता है इंटरमीडिएट लेप्रोसी। ठीक है, मतलब मल्टी बेसिलरी में भी होते हैं 3 तरह के और पॉसिबेसिलरी में होता है 3 तरह के। आगे बढ़ते हैं, आप बताइए कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग इसमें क्या क्या है दे सकते हैं, मतलब लेप्रोसी के केस में हम कौन कौन सा ड्रग दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट क्या है, डेप्सोन है, जो कि ओल्डेस्ट है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है और वाइडली यूज्ड होता है लेप्रोसी के केस में, और चीप भी है, सस्ता भी है। मगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और बैक्टीरियोसाइडल कौन सा है, तो वो है रिफाम्पिसिन। ठीक है, फिर क्लोफाजिमीन है, ये भी देते हैं हम इसमें, जो कि एक एंटी इन्फ्लामेट्रिक है और लेप्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अदर जो ड्रग आए हैं लेप्रोसी के केस में वो है इथोनामाइड, मिनोसाइक्लिन, क्लेरिथोमाइसिन। मगर जो इम्पोर्टेंट ड्रग जो बहुत टाइम से यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डेप्सोन, रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमीन। ठीक है, आगे बढ़े तो यदि डेप्सोन का मैकेनिज्म की बात किया जाए तो डेप्सोन जो होता है एक फोलेट सिंथेटिक इनहिबिटर होता है, मतलब फोलेट का सिंथेसिस को रोक देता है। और यदि हम इसका मैकेनिज्म की बात करें तो डेप्सोन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, मतलब पैवा। और वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिट द एंजाइम फोलेट सिंथेज, ये इनहिबिट करता है, डेप्सोन जो होता है वो इनहिबिट करता है एंजाइम को, कौन से एंजाइम को, फोलेट सिंथेज को, जो कि प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राफोलिक एसिड, THFA, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, जो कि इसेंशियल है बेसिलस ग्रोथ के लिए। और वो उसके कारण क्या है, लेप्टोस्टैटिक इफेक्ट देने को देता है। देखिए, जैसे यदि डेप्सोन का मैकेनिज्म का बात करें तो इसको यदि बड़ा किया जाए, एक सेकंड, हाँ, तो ये देखिए सबसे पहले पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है, उसमें फोलेट सिंथेज को इनहिबिट करता है डेप्सोन, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो है उसके कारण क्या होता है कि टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड का बनने को रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, जो कि एक लेप्रोटिक इफेक्ट देता है समय के साथ। इसीलिए डेप्सोन बहुत टाइम से यूज हो रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है लेप्रोसी के केस में। मगर यदि हम डेप्सोन का एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट यदि देखा जाए तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा है, तो पहला दिक्कत है कि उसके कारण G6PD डिफिशिएंसी होता है। क्यों? क्योंकि वो फोलेट सिंथेज की एक्टिविटी को कम कर देता है या फिर इनहिबिट कर देता है। अब अदर इफेक्ट जैसे कि देखा जाए तो उसमें एनोरेक्सिया आता है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक एंड मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है, और हेपेटाइटिस, डर्माटाइटिस और लिम्फेडेनोपैथी वगैरह भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? सल्फोन सिंड्रोम। डेप्सोन के एडवर्स इफेक्ट से एक सिंड्रोम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सल्फोन सिंड्रोम, जो कि कैरेक्टराइज होता है सल्फोन सिंड्रोम को देखा कैसे हम उसको डायग्नोस करेंगे, तो उसमें फीवर आएगा, डर्माटाइटिस होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगा और हेपेटाइटिस होगा। मगर यदि हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा
उसका कॉमन और डोज रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो है G6PD डिफिशिएंसी, जिसके कारण क्या होता है, यदि G6PD डिफिशिएंसी होगा तो वो होता है फोलेट डिफिशिएंसी, फोलेट सिंथेस के इनहिबिशन के कारण, और उसके कारण क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। फिर यदि हम रिफैम्पिसिन और क्लोफाजेमिन की बात करें तो ये कम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि रिफैम्पिसिन जब देंगे तो हमें क्लोफाजेमिन उसके साथ देना पड़ेगा, क्योंकि रिफैम्पिसिन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव है एंड रैपिड बैक्टीरियल साइडल है और किल मोस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे क्विकली, मतलब ये जो है बैक्टीरियोसाइडल है और ये बहुत जल्दी जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे पे काम करता है और बहुत ज़्यादा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे को ही मारता है। मगर उसके साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, क्लोफाजेमिन, जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है और ये टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में काम आता है और ये एक लेप्रोस्टैटिक है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, कंजक्टाइवा हो जाता है या फिर हेयर हो जाता है। मगर क्या है कि दोनों को साथ में देना पड़ेगा, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा। आगे देखते हैं। तो मल्टी ड्रग थेरेपी के जो रिजाइम है उसमें 3 ही ड्रग सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक रिफैम्पिसिन, डैप्सोन, एक क्लोफाजेमिन, जो कि WHO के द्वारा एंडेमिक कंट्रीज, यानी कि एक टाइम था कि ये लेप्रोसी जो है बहुत ज़्यादा था इंडिया के ही केस में, तो वहाँ WHO ने एक गाइडलाइन दिया कि हमें ये जो उसका एक रिजाइम दिया RDC, जिसको बोलते हैं RDC रिजाइम, रिफैम्पिसिन डैप्सोन क्लोफाजेमिन रिजाइम। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रीटमेंट होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ट्रीटमेंट होता है जो इन्वॉल्व करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 ड्रग टू प्रिवेंट द ड्रग रेजिस्टेंस एंड इंश्योर द इफेक्टिव क्योर। मतलब इफेक्टिवली यदि क्योर करना है लेप्रोसी को तो हमें स्टैंडर्ड ड्रग थेरेपी जो है RDC रिजाइम को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि WHO के द्वारा दिया गया है। अब फिर हम यदि बात करें कि मल्टी ड्रग थेरेपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई वाई MDT इज यूज्ड एंड WHO रिकमेंडेड, क्यों मतलब WHO में रिकमेंडेशन है कि MDT का यूज करना चाहिए, क्योंकि टू मेक द पेशेंट नॉन contagious at early as possible, to prevent the development of drug resistant bacilli and to prevent the disease relapse। पहला कि उसको डिजीज फिर से ना हो, यानी कि डिजीज का रिलैप्स होने से बचाए, इसलिए मल्टी ड्रग थेरेपी WHO का रिकमेंडेशन है कि यूज करना चाहिए। और शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव थेरेपी, मतलब एक क्रॉनिक डिजीज है ना, यदि हम उसको टाइम पे नहीं सेव करेंगे तो उसके कारण हमें देखने को मिलेगा क्या, उसके कारण हमारे को नर्व का थिकनिंग हो जाएगा और परमानेंट डिसेबिलिटी की ओर हम लोग चले जाएंगे। मगर यदि उसको बचाना है तो और जल्दी ट्रीट करना है तो हमें मल्टी ड्रग थेरेपी को अपनाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उसको मतलब नॉन कॉन्टेजियस बनाना एट जितना जल्दी हो सके, और टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट की रेजिस्टेंस ना हो किसी ड्रग के प्रति, कोई बेसिलाई का, इसलिए हमें मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि मल्टी ड्रग थेरेपी की बात किया जाए तो मल्टी बेसिलरी लेप्रे में जो जिसके अंदर आता है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रे, तो उसका यदि ड्यूरेशन का बात करें तो फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट यदि देखा जाए तो उसमें उसका ड्यूरेशन क्या होता है, मल्टी बेसिलरी लेप्रे में उसमें ड्यूरेशन होता है 1 साल का ट्रीटमेंट होता है। उसमें मंथली सुपरवाइज्ड किया जाता है, उसमें रिफैम्पिसिन 600 mg दिया जाता है, क्लोफाजेमिन 300 mg दिया जाता है, और डेली यदि अनसुपरवाइज्ड होता है तो उसमें डेप्सोन जो होता है वो 100 mg और क्लोफाजेमिन 50 mg दिया जाता है। आगे देखते हैं। तो पॉसी बेसिलरी लेप्रे में ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का 6 महीने का, और यदि मंथली सुपरवाइज्ड वे में दिया जाए तो वो 600 mg रिफैम्पिसिन और डेली अनसुपरवाइज्ड में डेप्सोन 100 mg।
थैंक यू।